गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस फील्ड में ऑफिसर बनने की आपकी इस जर्नी में मैं गणेश खड़से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप अपने घर पर फिट एंड फाइन होंगे। हमारे भारत ने कई तरह के राजाओं का जो कार्यकाल है इस भारत भूमि पर देखा है। तरह तरह के राजा हमारे देश में हो चुके हैं। हर एक राजा के राज्य में उसकी ट्रेजरी मतलब उसका खजाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। भारत का सबसे पहला साम्राज्य मौर्यन साम्राज्य था, जिस साम्राज्य के बारे में कौटिल्य चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है, 7 अंगों का सिद्धांत दिया है। और इस 7 अंगों का मतलब होता है कि ये 7 जो है अंग, ये एक पिलर के तरीके से काम करते हैं, पिलर के तरह काम करते हैं एक राज्य को बनाए रखने के लिए, जिसको सप्तांग सिद्धांत कहा है। हम हिस्ट्री में वो सप्तांग सिद्धांत क्या है वो हम पढ़ेंगे। बट आज का जो टॉपिक हम समझने वाले हैं उसमें मैं बात करने वाला हूं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कि राजा के लिए, राज्य के लिए संपत्ति खजाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे भी आज भारत में राजेशाही नहीं है, हम डेमोक्रेसी है, फिर भी यहां पर ट्रेजरी और खजाने को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। राजाओं के पीरियड में ये जो संपत्ति थी, ट्रेजरी थी, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए मंत्री नियुक्त किए जाते थे। बट आज मंत्री नहीं नियुक्त किया जाता इसका रिकॉर्ड रखने के लिए। भारत के पास में जो भी खजाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो भी पैसा, संपत्ति, सोना चांदी, जो भी खजाना है, ये खजाने की चाबी किसके पास में होती है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास में होती है। और ये सारे खर्चे का कितना जमा हुआ है, कितना खर्च हुआ है, आने वाले 1 साल में कितना खर्च होना चाहिए, ये सारा ऑडिट जो है ये कौन रखता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्हीं के बारे में दोस्तों आज हमें जानकारी लेनी है। आइए जानते हैं कि कैसे वो व्यक्ति नियुक्त होता है, क्या काम होता है उस व्यक्ति का, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। सारी चीजें आज हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हमारे भारत के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जी के ही पास में हमारे देश की चाबी होती है, संपत्ति की चाबी होती है। बट ये चाबी वो अपने हाथ में न रखते हुए एक व्यक्ति के हाथ में सौंपते हैं, और वही व्यक्ति होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो आज हमें डिटेल में इस पद के बारे में समझना है। इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को शॉर्ट फॉर्म में CAG भी कहा जाता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन द चैप्टर 5 अंडर पार्ट 5। The CAG is mentioned in the Constitution of India under Article 148 to 151। यहां पर इस लाइन में एक ही पॉइंट बन सकता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत ऑडिटर जनरल इस पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल था? 148 आर्टिकल। दोस्तों, क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारी होती है ऑडिटर जनरल की? ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं इस पद के बारे में? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये उसका हिंदी में अनुवाद है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब CAG संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। दोस्तों, अधिकारी होता है, ठीक है, ऑफिसर होता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए, या संसद द्वारा विनियोग विधिनियम में निर्धारित मदों पर धन खर्च किया जाए। इसका मतलब यह होता है कि ऑडिटर जनरल की जिम्मेदारी यह होती है कि संसद ने तय किए हुए जो टॉपिक है और उनके ऊपर जो खर्चा किया जाने वाला है, वो खर्चों के आवक जावक, पैसा खर्च होता है और रिटर्न भी आता है टैक्स के जरिए। तो ये जो ऑडिट है इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी कौन रखते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जमा खर्चा कितना हुआ, कितना खर्च करने वाले हैं, ठीक है, ये संसद द्वारा तय किया जाता है कि कौन से मुद्दों पर कितना खर्च किया जाएगा। तो बट संसद ने जो निर्धारित रकम खर्च किए जाने की बात कही है उससे ज्यादा ना होने पाए,
और वो जो खर्च होने वाली रकम है वो सही ढंग से लगे और सही ढंग से वो वितरित हो जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अलग अलग राज्यों में या फिर स्टेट और सेंट्रल में, तो उसके ऊपर का जो नियंत्रण है, सबसे बड़ा ताबा किसके हाथ में होता है? इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हाथ में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। कौन कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। ठीक है, पैसा ही पैसा, सब इसके हाथ में होता है। पैसा, सोना, चांदी, सब का सब इस ऑडिटर जनरल के हाथ में ही होता है। जो भी चीज आपको खर्चा करनी है तो इसकी साइन लगती है। ठीक है, ऑडिटर जनरल की साइन लगती है और वो आदेश किसके नाम से निकलता है? राष्ट्रपति जी के नाम से निकलता है। इसीलिए मैंने कहा था चाबी राष्ट्रपति जी के हाथ में है, बट वो राष्ट्रपति जी ने चाबी अपने हाथ में न रखते हुए किसको सौंप दी है? भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप दी है। ठीक है, विश्वासु व्यक्ति होता है ना कि भाई तू संभाल ले। ठीक है, राष्ट्रपति का बहुत बड़ा विश्वास होता है इस व्यक्ति पर। ठीक है, तो इसीलिए चाबी उनके हाथ में दे दी जाती है। कौन? किसके हाथ में? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। He is the guardian of public पर्स जहां पर हम पैसा रखते हैं, and controls the entire financial system of the country at both level, central and state। सिर्फ सेंट्रल की ही जिम्मेदारी नहीं संभालते हो, स्टेट की भी जिम्मेदारी संभालते हैं। हर साल का कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च किया जाने वाला है और कितना जमा हुआ है, ये सारे रिकॉर्ड रखना ही मतलब ऑडिट होता है। और ये ऑडिट के रिकॉर्ड्स सेंट्रल के वो प्रेसिडेंट जी को सौंपते हैं और स्टेट के उस राज्य के गवर्नर को सौंपते हैं। ठीक है, दोनों की जिम्मेदारी उठाते हैं, स्टेट की भी और सेंट्रल की भी। ठीक है, जितने भी भारत में लेजिस्लेटिव असेंबली है, या तो फिर वो टेरिटरी रहे, यूनियन टेरिटरी रहे या फिर स्टेट रहे, ठीक है, तो इनकी पूरी जमा खर्चा की जो यादी है, रिकॉर्ड है, ये ऑडिटर जनरल संभालते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं उसका। ठीक है, दोनों लेवल पर संभालते हैं। His duty is to uphold the Constitution of India and the law of Parliament in the field of financial administration। ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए हमने बड़े बड़े नेताओं को नियुक्त किया है, बट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर आती है तो वो एक ऑफिसर के हाथ में जिम्मेदारी होती है। पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होता है जिसके हाथ में ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी ताकत सौंप दी जाती है। ठीक है, क्योंकि भारत में आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो हर एक राज्य को जितना उन्होंने टैक्स दिया है तो उस टैक्स के हिसाब से उनको रकम भी मिलनी चाहिए। आपने बहुत बार ऐसी बात सुनी होगी कि राज्य सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट से पैसे मांगे हैं। ठीक है, अभी बात चल रही थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही बात चल रही थी कि ये जो क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में 4-5 महीने पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंट्रल से मदद मांगी थी। ठीक है, तो ये मदद जब देते हैं तो कहां से देते हैं? तो ये हमारा टैक्स का ही पैसा है। हमने टैक्स जो कलेक्ट किया था, जो टैक्स पे किया था, वही पैसा है। वो पैसा किसके हाथ में होता है? एक ट्रेजरी है भारत की दिल्ली में, और वो ट्रेजरी किसके हाथ में है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हाथ में है। ठीक है, अभी अगर किसी राज्य को मदद चाहिए होती है, ऐसी अगर पैंडेमिक सिचुएशन में फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आता है, तो राज्य केंद्र से मदद मांगता है, केंद्र सरकार से मदद मांगता है कि भाई हमें कुछ पैसे दीजिए। अभी ये पैसे क्यों मांगते हैं? भीख नहीं मांगते वो उनका ही पैसा होता है जो हमने टैक्स के जरिए, एक राज्य ने टैक्स के जरिए सेंट्रल के पास में जमा किया रहता है। और वो पैसा यूज कब किया जाता है? हर एक राज्य को 1 साल के लिए कुछ रकम सौंप दी जाती है, और अगर फिर से उस राज्य में कुछ क्राइसिस या फिर पैंडेमिक सिचुएशन आती है, ठीक है, इमरजेंसी आती है, तो उस सिचुएशन में भी राज्य कुछ पैसा सेंट्रल से और मांग सकता है मदद के लिए। ठीक है, तो ये जमा खर्चा जो है, या तो फिर ये फाइनेंशियल जो न्याय की बात की गई है भारत में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्थिक न्याय की जो बात की गई है, तो इसके बारे में, ठीक है, समान तरीके से पैसों का वितरण हो जाए, ये सारी जिम्मेदारियां कौन उठाते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति होता है। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से रिलेट कर सकता है, या तो फिर वो आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। ठीक है, अभी के जो करंट सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू सर, ये आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिस व्यक्ति को जानकारी हो, ऐसा ही व्यक्ति सीएजी इस पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति कौन करते हैं? अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो फिर से एक बार राष्ट्रपति जी ही नियुक्ति करते हैं। ठीक है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इन द मैनर on the ground
दैट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव। ठीक है, राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्ति होती है, बट कभी अगर ऐसा महसूस होता है कि वो व्यक्ति इनकैपेबल है या तो फिर काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो ये दो आदेशों के तहत उस व्यक्ति को रिमूव किया जा सकता है उसकी पोस्ट से। और वो रिमूविंग का तरीका कौन सा है? जस्ट लाइक सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। हमने सुप्रीम कोर्ट का जज उसको कैसे निकाला जाता है उसके पद से, ये देखा था। पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट के सदन में, ठीक है, हर एक सदन के 1/4 मेंबर्स ने उस बिल को पारित करने से पहले सिग्नेचर करनी चाहिए और पारित होते समय वहां पर 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को पास करना चाहिए। ये वहां पर शर्त थी। वही शर्त इसी पद, ये ऑडिटर जनरल को उसके पद से हटाने के लिए यही शर्त रखी गई है। ठीक है, रिमूव भी किया जा सकता है। इनकैपेबल या फिर मिसबिहेव करते हैं तो उस सिचुएशन में इनको हटाया भी जा सकता है। हटाने का काम भी प्रेसिडेंट जी ही करेंगे, बट वो बिल किसके हाथ से, कहां से पारित होना चाहिए? पार्लियामेंट से होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ऑडिटर जनरल को कौन रिमूव कर सकता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा या फिर प्रेसिडेंट, तो वो आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। क्या रहेगा? प्रेसिडेंट। उन्होंने नियुक्त किया था, ऑफिसर होता है वो, कोई पॉलिटिकल पद नहीं है, वो ऑफिसर होते हैं और उन ऑफिसर को निकालने का, काम से उनको छुट्टी देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति जी को ही होता है। A person appointed to this office should take an oath of office before the president। ठीक है, अपने काम की जिम्मेदारी सौंपते समय राष्ट्रपति जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को शपथ देते हैं कि भाई मैं अच्छे से काम करूंगा, जिम्मेदारी से काम निभाऊंगा। ठीक है, कौन शपथ देते हैं? प्रेसिडेंट जी। और अगर प्रेसिडेंट जी अब्सेंट है तो उन्होंने जिस व्यक्ति को, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं या तो फिर वाइस प्रेसिडेंट भी अब्सेंट है तो सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी जिम्मेदार व्यक्ति उस पद पर, राष्ट्रपति पद पर है उस समय, वो व्यक्ति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को काम की शपथ देते हैं। कितना पीरियड काम कर सकते हैं ऑडिटर जनरल, ये देखना है दोस्तों। द इंक्यूबमेंट इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, उनका भी एक कार्यकाल होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल 6 साल का होता है। बट अगर उन्होंने 6 साल कंप्लीट करने से पहले उनकी आयु 65 क्रॉस हो गई है तो उनको पद से खाली कर दिया जा सकता है। ठीक है, क्या कहा गया है? पीरियड ऑफ 6 ईयर और अंटिल अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। 6 साल अगर खत्म हुए हैं तो भी उनको पद खाली करना पड़ता है, या तो फिर 65 पहले कंप्लीट हो गए तो भी उनको पद से दूर किया जाता है। ठीक है, फिर से एक नया ऑडिटर जनरल नियुक्त किया जाएगा प्रेसिडेंट जी द्वारा। द सैलरी, सर्विस कंडीशंस, लीव ऑफ अब्सेंस, पेंशन एंड द एज रिटायरमेंट आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा तय किया गया है? पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, एंड द स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल such that service conditions and salary will not be modified to disadvantage of increment during their tenure। tenure का मतलब होता है कार्यकाल। एक बार एक व्यक्ति को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है तो उस समय उसकी सैलरी डिक्लेयर की जाती है, कौन सी उसको फैसिलिटी दी जाएंगी ये भी डिक्लेयर किया जाता है। अभी उसका 6 साल का जितना भी पीरियड है उस समय में उसका पगार जो है कभी भी कम नहीं होता, उसको अलाउंसेस, फैसिलिटी जो दी जाती है उसमें भी कोई कमी नहीं होती। हाँ, हालांकि एक चीज में कमी हो सकती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रेसिडेंट जी, ठीक है, और ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में एक सेंटेंस लागू पड़ सकता है कि जब भी मैं बात कहता हूं कि उनका पेमेंट जो है उनकी टीनर के समय कोई भी कम नहीं कर सकता या फिर कम नहीं हो सकता, ये शर्त के लिए एक लाइन में आपको बता देता हूं। एक सिचुएशन में उनका पेमेंट कम हो सकता है, सैलरी अलाउंसेस कम हो सकती है। कौन सी सिचुएशन? तो इमरजेंसी की सिचुएशन। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर भारत में है तो उस समय ये व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति महोदय या तो फिर ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी पेमेंट, उनके अलाउंसेस कम किए जा सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में? फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन में। ठीक है, The CAG is not eligible for any further office after the end of their tenure, either in the government of India or any state government। जो व्यक्ति एक बार CAG इस पद पर नियुक्त किया गया है
6 साल का कार्यकाल या फिर 65 साल का उनका एज अगर हो चुका है, मतलब वो रिटायर्ड हो चुके हैं अपने पोस्ट से, तो रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी स्टेट में या सेंट्रल में किसी भी पद पर नियुक्ति उनकी नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी लाभधारक पद वो ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। अभी अगर समझो उस व्यक्ति को, फिर वो व्यक्ति अपना काम कैसे करेगा या तो फिर अपना खर्चा कैसे चलाएगा, तो उनको पेंशन दी जाती है। पेंशन की बात हमने की है, पेंशन दी जाती है। बट अगर रिटायरमेंट के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को कोई कमेटी पर नियुक्त किया है या तो फिर कुछ सजेशंस मांगे हैं, तो वो सजेशंस या तो फिर कमेटी के लिए, कमीशन के लिए उनको काम करना पड़ता है, तो उनसे अलग से भत्ता पैसा दिया जाता है, जो उस समय के पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कितना देना चाहिए, कितना देना पड़ेगा, कितना देना चाहिए, वो सारे पार्लियामेंट डिसीजन लेता है। बट एक बार रिटायरमेंट के बाद वो व्यक्ति सेंट्रल के लिए भी काम नहीं करेगा और स्टेट के लिए भी काम नहीं करेगा, फिक्स पेमेंट के लिए काम नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई सिचुएशन में सजेशंस मांगे हैं तो उस सिचुएशन में सजेशंस या तो फिर कोई कमिटी के ऊपर उनको नियुक्त किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो उस सिचुएशन में वो काम करना पड़ता ही है उनको। बट वो कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में उस तरीके का काम नहीं करेंगे जिनको उनको फिक्स पेमेंट मिलता हो, डिसेबल हो जाएंगे वो बिल्कुल। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू सर, GC मुर्मू इज द करंट CAG ऑफ इंडिया। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, इनके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं आपको। ठीक है, इंफॉर्मेशन वाले 5 सेंटेंस है। उनका बर्थ कहाँ हुआ और उनका बर्थ कब हुआ ये जानकारी नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने कौन से अच्छे डिसीजन लिए हैं, कौन से पदों पर उन्होंने काम किया है, किस राज्य में उन्होंने काम किया है। ठीक है, वो कौन से बैच के IAS ऑफिसर थे या फिर कौन से बैच के IRS ऑफिसर थे, जो भी जानकारी आपको मिलती है गूगल से वो आपको लिखनी है, 5 सेंटेंस में लिखनी है। ठीक है, और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है। गिरीश चंद्र मुर्मू सर। ठीक है, अभी ये जो टॉपिक हमने समझा इसके बारे में कुछ हम क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, Which article of Indian Constitution on India provides for the post of Controller and Auditor General of India? कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 148। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? CAG को कौन नियुक्त करता है? तो ये भी हमने देखा है, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जी इस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, C। ठीक है, व्हाट इज द टीनर ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? क्या था उनका कार्यकाल? 6 साल का उनका कार्यकाल था। बट कार्यकाल के समय अगर उनकी आयु 65 हो जाती है तो भी उनको रिटायर्ड हो जाना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी अगर 6 साल खत्म होते हैं या तो फिर 65 क्रॉस कर लेते हैं, तो इस सिचुएशन में उनको उनका पद खाली करना पड़ता है, रिक्त करना पड़ता है। बी ऑप्शन रहेगा। हु इज द करंट CAG ऑफ इंडिया? तो डी हमारा ऑप्शन रहेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू सर IAS ऑफिसर है जो हमारे करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? मतलब गलत कौन सी स्टेटमेंट है ये पूछा गया है। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा समझ लेना, ये भी सही है स्टेटमेंट। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग डिपार्टमेंट उनके हाथ में होता है। ही ऑडिट्स अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, वो स्टेट का भी काम संभालते हैं और सेंट्रल का भी काम संभालते हैं। हर एक स्टेट जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, हर एक यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और सेंट्रल, इन तीनों के वो सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इन तीनों के जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन तीनों जगहों के ऑडिटिंग के काम CAG संभालते हैं। बट यहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे 2 स्टेटमेंट क्या है वो भी देखते हैं। ही इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक फंड। पब्लिक पर्स और पब्लिक फंड के वो गार्डियन होते हैं। कहां पर कितना खर्च किया जाना है वो सजेशंस भी देते हैं, और कितना खर्च किया गया है, कितना जमा हुआ है, सारा ऑडिट वो रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज समराइज्ड एज जनरल ऑडिटर। जी हां, उनको जनरल ऑडिटर भी कहा जाता है। मतलब A, C और D तीनों स्टेटमेंट सही है, बट जो B स्टेटमेंट थी वो B स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, टू whom द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रिजाइनेशन लेटर? किसके हाथ में इस्तीफा सौंपते हैं? जो नियुक्ति करेगा उसी के हाथ में वो इस्तीफा सौंपेंगे।
ठीक है। वो ना प्राइम मिनिस्टर के हाथ में इस्तीफा सौंपते हैं, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में इस्तीफा सौंपते हैं। वो सौंपते हैं अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट जी के हाथ में। किसके हाथ में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके हाथ में, क्योंकि अपॉइंटमेंट उन्हीं ने की थी, तो उन्हीं के हाथ में इस्तीफा सौंपेंगे। ऑप्शन रहेगा सी। हाउ कैन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव? बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये सही है। बाकी 3 स्टेटमेंट क्या है ये भी देखते हैं। बाय द सेम प्रोसेस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट रिमूव, बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से उनका रिमूव किया जा सकता है। यहां पर हाई कोर्ट किया है, गलत स्टेटमेंट है। बाय पासिंग द प्रपोजल इन द लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में पारित होना चाहिए था क्या? नहीं, दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। बट उनका जो रिटायरमेंट होगा या फिर उनको रिमूव करना पड़ेगा, वो साइन कौन करता है उस बिल पर? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो उनका जो रिमूवल है वो ना लोकसभा करती है, ना राज्यसभा करती है, ना लोकसभा राज्यसभा मिलकर करते हैं। वो कौन करता है? प्रेसिडेंट जी ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया था उनको। ओनली विद द एडवाइस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की एडवाइस से उनको हटाया जा सकता है क्या? जी नहीं, राष्ट्रपति जी डिसाइड करेंगे, ठीक है, उनके पास वो अधिकार होता है। Who determines the salary, allowances and other terms of service of the Comptroller and Auditor General of India? कौन डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट द्वारा। हमने देखा था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करते कि उनको उनकी सैलरी कितनी रहेगी, उनको कौन से फैसिलिटीज दिए जाएंगे, उनकी लीव्स कितनी रहेगी, उनका रिटायरमेंट का एज कौन सा रहेगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब मैं बात करता हूं तो वहां पर राज्यसभा और लोकसभा और अंतिम साइन किसकी रहेंगी? प्रेसिडेंट जी की। इसका ही मतलब पार्लियामेंट होता है, ठीक है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैव द अथॉरिटी टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ, कहां के अकाउंट्स के ऑडिट वो करते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो भी जमा हुआ है भारत के पास में टैक्स, ठीक है, उसको एक्यूमुलेटेड फंड कहा जाता है, इसका ऑडिट रखते हैं। द एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ स्टेट, जी हाँ बिल्कुल, स्टेट की भी वो ऑडिट करते हैं। ईच यूनियन टेरिटरी विच हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल ये भी सही है। और डी है ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। पैसा जो कि हर एक घर में, हर एक राज्य में, हर एक देश में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है पैसा। आपके घर की पैसे की जो अलमारी है या तो फिर लॉकर है, इसकी चाबी किसी एक समझदार घर के बड़े व्यक्ति के ही हाथ में होती है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि मेरे पास कितना पैसा आया है या तो फिर आने वाला है, तो उस हिसाब से मैंने कितना पैसा खर्च करना चाहिए। अगर मनमानी खर्चा कर दिया तो आपको भूखे पेट सोना पड़ सकता है। तो वो व्यक्ति जो आपके घर के चीफ है, वो उस सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं और पैसा कभी भी कम न पड़े उसके बारे में वो केयर करते हैं। क्या खर्चा करना चाहिए, कहाँ पर खर्चा नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी पर्सनल लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी। या तो फिर वो गवर्नमेंट रहे या तो फिर कोई साधारण व्यक्ति रहे, सबके बारे में ये पैसा बहुत मायने रखता है। तो इस तरीके से मैंने आज का टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिया। यहाँ पर मैं रुकता हूँ, फिर से आपको याद दिला देता हूँ। आपको गिरीश चंद्र मुर्मू सर जो करंट सीएजी है, उनके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। आशा करता हूँ आप अपनी तबीयत का ख्याल रखते होंगे और फिट एंड फाइन रहने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।